शामपुर गांव का रहस्य। शामपुर गांव में रात के समय एक अजीब सी शांति छा जाती थी। इस शांति को सिर्फ पेड़ों की सरसराहट और झिंगुरों की आवाजें ही तोड़ पाती थीं। ये ऐसी धुन थी जिसमें एक सम्मोहन जैसा आकर्षण था। आज भी रात हुई, लेकिन रोज जैसी खामोशी नहीं थी। नदी के किनारे खेतों से लौटे किसान और गांव के लोग जमा थे। वजह थी कालनी नदी के पास पानी में तैरती एक लाश। सब लोग उस लाश को पहचानने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई पहचान नहीं पा रहा था। किसी ने हत्या कर उसका सिर काट दिया था। अब सब लोग सिर खोजने में लग गए थे, क्योंकि बिना सिर के किसी ने भी लाश को दफनाने की हिम्मत नहीं की। कुछ जिज्ञासु लोग दूर से ही लकड़ी से लाश को छू कर देख रहे थे, लेकिन कोई निशान या पहचान का चिन्ह नहीं मिला। जैसे जैसे रात गहरा रही थी, डर की लहरें भी बढ़ती जा रही थीं। थोड़ी देर के लिए डर कम हुआ, लेकिन तभी एक खबर आई कि शेख के घर की सुलेखा गायब है। वो अपने भाई से झगड़ा करके गुस्से में घर से भाग गई थी। उसके बाद से उसकी कोई खबर नहीं थी और उसकी सौतेली माँ ने भी उसकी तलाश नहीं की। अब उसकी माँ का भी कोई अता पता नहीं था। इस खबर के बाद सुलेखा के बड़े भाई जमाल शेख के आंसुओं ने माहौल को और गमगीन कर दिया। लोग उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो बार बार जोर जोर से रोए जा रहे थे। सुबह झगड़े के समय उन्होंने सुलेखा से कहा था, जा दूर जाकर मर जा। अब वही शब्द उन्हें बार बार याद आ रहे थे और उनका दर्द और बढ़ रहा था। पहचान और दफन। लाश की पहचान नहीं हो सकी। तभी 3 बुजुर्ग गांव वाले आए और आपस में बहस करने लगे। कोई लाश को दफनाना चाहता था तो कोई उसे पानी में बहा देना चाहता था। कुछ लोग जनाजा पढ़ने के लिए बैठ गए, लेकिन पहचान ना होने के कारण कुछ भी तय नहीं हो पा रहा था। तभी एक चीख सुनकर सब उस ओर दौड़े। वहां एक 12-13 साल का लड़का जमीन पर ठोकर खाकर गिरा हुआ था। दरअसल किसी ने सिर को एक छोटे से गड्ढे में छुपा दिया था। मिट्टी ढीली होने के कारण लड़का फिसल गया और चीख पड़ा। तुरंत ही हाहाकार मच गया। सुलेखा की नकाब पर लगे फूल देखकर सबने पहचान लिया कि ये लाश सुलेखा की है। तुरंत कुछ लोग सिर लाए और उसे लाश के पास रख दिया। जमाल शेख और उनके रिश्तेदारों ने बेइंतहा रोना शुरू कर दिया। लेकिन गांव के कुछ मुखिया यानी बुजुर्ग लाश का जनाजा नहीं पढ़ना चाहते थे। 4-5 लोग कुरान और हदीस लेकर बहस करने लगे। मस्जिद के मौलाना करीम मौलाना और उनके बेटे रहमान मौलाना के बीच भी जोरदार बहस हुई। आखिरकार किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले ही 3 लोगों ने मिलकर लाश को बिना किसी शांति कार्यक्रम के दफना दिया। बदले का सिलसिला। इस घटना के दौरान स्कूल के हेडमास्टर सबूज मियां भी मौजूद थे। बाद में एक पंचायत में उन्हें इस मामले में दोषी ठहराया गया। धीरे धीरे गांव में ये अफवाह फैलने लगी कि सुलेखा और सबूज मियां के बीच प्रेम संबंध था। कुछ दिनों बाद फिर से पंचायत बुलाई गई। जिन 3 लोगों ने लाश को दफनाया था और जनाजे में हिस्सा नहीं लिया था, उनके कहने पर सबूज मियां को एक कमरे में बंद कर दिया गया। वे लोग बहुत प्रभावशाली थे और रहमान मुल्ला अगले महीने चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए खड़े थे, इसलिए कोई उनका विरोध नहीं कर रहा था। हालांकि जमाल शेख सबूज मियां से बहुत स्नेह रखते थे और वो उन्हें अपने घर में खाना खिलाने लगे। इस बीच गांव वाले धीरे धीरे सुलेखा की याद भूलने लगे थे। 2 हफ्ते बाद फज्र यानी सुबह की अजान के बाद इमाम इस्माइल मियां मस्जिद में बेहोश पाए गए। जब उन्हें होश आया तो वो सबको उस जगह ले गए जहां सुलेखा की लाश दफनाई गई थी। वहां एक जड़ूल का पेड़ था और उसकी एक डाल पर करीम मौला की बिना पहचान वाली लाश मिली। पहले तो कोई पहचान नहीं पाया, लेकिन पेड़ की जड़ों के पास खूबसूरती से सजा कर रखा हुआ सिर मिला। ये दृश्य देखकर कई लोग सहन नहीं कर पाए और अंततः पुलिस को बुलाया गया। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इस बीच रहमान मोल्ला अपने पिता की हालत देखकर गुस्से में आग बबूला हो गया। उसी शाम उसने सबूज मियां के घर में आग लगा दी और ये अफवाह फैलाई कि सबूज मियां ने गुंडों से अपने पिता की हत्या करवाई है। उसके साथियों ने सबूज मियां को पकड़कर पेड़ से बांधकर खूब मारा। जब वो बेहोश हो गए तो उन्हें स्कूल के एक कमरे में बंद कर दिया गया। गांव वाले दबे मुंह सुलेखा की आत्मा की चर्चा करने लगे, लेकिन रहमान मुल्ला के डर से कोई उनके सामने कुछ नहीं बोलता था। अगले 2 दिन तक उन्होंने सबूज मियां को कैद में रखा। हर सुबह खाना देने के बाद उन्हें मारा जाता था और बेहोश होने पर रस्सी से बांध दिया जाता था। 3 दिन बाद फिर से शोर मच गया। सुबह सुबह रहमान मुल्ला का सिर कटा शव मिला। गांव वालों ने देखा कि लाश के पैर नहीं थे और पास में हड्डियां पड़ी थीं, जैसे किसी ने उन्हें खा लिया हो। सरकार ने पुलिस को बुलाया और पूछताछ शुरू हुई। कई लोग डरकर गांव छोड़कर चले गए, लेकिन रहीम मुल्ला पुलिस को पैसे देकर उन्हें रवाना कर देता है। लोगों को राहत तो मिली, लेकिन इस डर से अब गांव दिन में भी खाली रहने लगा। सबूज मियां पर अत्याचार रुक गया, लेकिन वो स्कूल में ही कैद रहे।
7 दिन बाद फिर 2 लोगों के सिर कटे शव मिलते हैं। ये वही 2 बुजुर्ग थे जिन्होंने सुलेखा को दफनाने या जनाजे से रोका था। उन्होंने सुलेखा की आत्मा के साथ गठबंधन किया था और उसके बाद बाकी कुछ लोग दूर के गांव भाग गए। पुलिस ने 2 बार पूछताछ की, लेकिन कोई हत्यारा नहीं पकड़ा गया। सुलेखा का बदला। ठीक 2 दिन बाद अमावस्या की रात रहीम मोल्ला गहरी नींद में सो रहा था। इन दिनों उसने अपना दबदबा दिखाना शुरू कर दिया था। वो ट्रैक्टर ट्रॉली पर कुछ लड़कों के साथ घूमता था और अपनी बहादुरी दिखाता था। शाम तक वो बहुत थक गया था और पड़ोसी मकबूल बूढ़े की बकरी खाकर गहरी नींद सो रहा था। ये अमावस्या की रात बहुत सुनसान थी। तभी दरवाजे पर 3 ठकठकाने की आवाज़ सुनकर रहीम मुल्ला जाग गया, लेकिन दरवाज़ा खोलते ही वो हक्का बक्का रह गया। उसके सामने एक लाश खड़ी थी। डर से वो कांपने लगा और उठने की कोशिश करने से पहले ही बेहोश हो गया। होश आने पर उसने खुद को कोहरे में घिरा पाया। उसने अपने दोस्तों को आवाज़ लगाई, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। वो गालियां देने लगा। तभी चारों ओर 4 कफन में लिपटी लाशें दिखाई दी। थोड़ी देर बाद उन लाशों ने उसे बेंत से इतनी बेरहमी से पीटा कि वो अचेत हो गया। जब पिटाई रुकी तो वो धीरे धीरे उठकर बैठा। सामने उसने सुलेखा को बैठे देखा। डर के मारे रहीम मुल्ला चिल्लाने ही वाला था कि सुलेखा बोली, अरे क्या मुझे पहचानते हो? मैं सुलेखा हूँ, देखो मेरा सिर अब भी जुड़ा हुआ है। ऐसा कहते हुए उसने अपने सिर को दोनों हाथों से पकड़कर चौंकाने वाली गति से अपने सिर में लगा लिया। ये देखकर रहीम मुल्ला उल्टी करने लगा और दर्द में कढ़ाने लगा। सुलेखा बोली, क्या तुम्हें जाने दूं? क्या तुमने मुझे छोड़ दिया था भाई? मैंने तुमसे कितनी बार कहा था मुझे छोड़ दो, तुम मेरे छोटे भाई की तरह हो, फिर भी तुमने मुझे पहचानना छोड़ दिया। तुम्हारे बेटे ने मेरा सिर काटा, सबूज मियाँ को तुमने कितना मारा, याद नहीं उस वक्त? ये कहकर सुलेखा फिर से अपना सिर पकड़कर जोड़ने लगती है। रहीम मुल्ला घबराकर बोला, आपा भूल हो गई, माफ़ कर दो, मैं सब भूल जाऊंगा, इस बार मुझे माफ़ कर दो। ये सुनकर सुलेखा हंस पड़ी और उसकी हंसी सुनकर रहीम मुल्ला कांप गया। धीरे धीरे वो उसके पास आई और एक ही झटके में सुलेखा ने उसका सिर फाड़ दिया। सिर के खून टपकने लगा और वो एक चीत्कार के साथ रो दी। कुछ समय बाद सबूज मियाँ अपनी आंखों और चेहरे पर पानी के छींटे पाकर जागी। पिछले 1 हफ्ते से ऐसा ही हो रहा था कि कोई मोहल्ला का आदमी आकर उन्हें पानी और खाना दे जाता था। वो थोड़ा बहुत खाते और फिर मार शुरू हो जाती थी। आज भी जागने पर उन्होंने अपनी आंखें बंद रखीं, लेकिन जब एक नरम स्पर्श महसूस हुआ तो उन्होंने आंखें खोली और सामने सुलेखा को खड़ा पाया। हड़बड़ाकर उठकर वो बोले, सुलेखा तुम? वो बोली, हाँ, मैं मर गई थी और आज मेरी मुक्ति हो रही है। मैं तुमसे आखिरी बार मिलने आई हूँ। ये कहकर वो रो पड़ी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा, तुम कैसे मर गईं? सबूज मियाँ की आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। इतना सुनकर कोई फायदा नहीं मास्टर, धीरे से उठो, लो मैं तुम्हें आखिरी बार 2 प्लेट चावल खिलाती हूँ। ये कहकर उसने पास रखी थाली से उन्हें 2 प्लेट चावल खिलाए। सबूज मियाँ अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे और कुछ भी कहने की शक्ति नहीं थी। वो मंत्र मुग्ध होकर खाने लगे। खाना खत्म करने पर सुलेखा बोई, मैं चली जाती हूँ मास्टर, तुम कुछ दिनों बाद मुझे अच्छी जगह देखना, मुझे भूल जाना मास्टर। ये कहकर वो चल पड़ी। इस भ्रम के बीच सबूज मियाँ को एहसास हुआ और वो दरवाजे की ओर भागी। दरवाज़ा खुला था और बाहर सुबह हो चुकी थी। सूरज निकलने वाला था और सुलेखा सूरज की ओर जा रही थी, लेकिन सबूज मियाँ उसके पीछे नहीं दौड़े, क्योंकि सुलेखा अपने आखिरी ठिकाने यानी कब्र की ओर बढ़ रही थी।